उपाध्यक्ष महोदय, बढ़ती जा रही जनसंख्या, शहरीकरण और पर्यावरण प्रदूषण के कारण स्वच्छ जल की कमी होती रही है। यह हमारे देश की ही समस्या नहीं, अपितु विश्वव्यापी समस्या बनती जा रही है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि हाल ही में होने जा रहे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में इस समस्या पर भी गंभीर विचार किया जाएगा। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देश, जिनमें ज़्यादातर विकासशील और विकसित देश सम्मिलित हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल सदस्यों का मानना है कि आगामी 50 वर्षों में लोग और देश तेल की बजाय पानी के लिए युद्ध करेंगे। श्रीमान, अभी हाल ही में जल समस्या के कारण उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में मैं आपके समक्ष ज्वलंत उदाहरण पेश करने जा रहा हूं और कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी आपको ये उदाहरण देखने को मिले होंगे। भारत की राजधानी दिल्ली में इस वर्ष जल संकट इतना गहरा गया है कि दिल्ली जल प्रदाय संस्थान को जल समस्या के निराकरण करने के लिए संभवतः पानी के समान वितरण हेतु राशनिंग व्यवस्था लागू करने पर विचार करना पड़ रहा है। यह माना जा रहा है कि राशनिंग की यह स्थिति पहली बार निर्मित हुई है। देश में कटौती करने का यह पहला अवसर नहीं है। हमारे राजस्थान में समय समय पर भांति तरीके से कई बार हो चुकी है। ऐसा इसलिए होता है कि तापमान की वृद्धि के साथ ही साथ बिजली और पानी की मांग भी बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है कि राजधानी के अंदर पानी का उत्पादन 540 HDD है, जबकि मांग 725 HGD है। इस हिसाब से मांग और आपूर्ति में भारी अंतर दिखाई पड़ रहा है। इस अंतर को देखते हुए हरियाणा द्वारा 50 MGD पानी बराबर अनुरोध करने के बावजूद नहीं छोड़ा जा रहा है। यमुना नहर चूँकि हरियाणा राज्य के कब्जे में है और दिल्ली वासियों को पानी प्राप्त करने के लिए उसके मुंह की ओर बार बार ताकना पड़ता है। गत दिनांक यमुना बोर्ड की बैठक में निर्णय यह लिया गया था कि अब आवश्यकता अनुसार क्यूसेक पानी छोड़ने को तैयार हो गया है। एक हद तक पानी देने के लिए आपसी सहमति बन गई थी, किंतु यमुना बोर्ड को पानी देने से इनकार कर दिया। यदि हरियाणा ने यमुना का पानी नहीं छोड़ा तो दिल्ली जल प्रदाय संस्थान सर्वप्रथम वह अपने अधिकांश इलाकों में उपलब्ध पानी को समान रूप से वितरित करने का प्रयास करेगा। अगर इससे भी समस्या नहीं सुलझी
तो फिर इस गहरे जल संकट से निपटने के लिए पानी की राशनिंग के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचेगा। फिर भी कोई ना कोई हल निकालना होगा। गंभीर परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर अमेरिका के साथ ईरान का जो समझौता हाल ही में है, उससे पश्चिम एशिया की राजनीति में शांति और अस्थिरता का माहौल बनेगा। वर्षों से इस मुद्दे पर टकराव की स्थिति रही है। नई स्थिति में यह लगने लगा है कि ईरान अपने महत्वाकांक्षी परमाणु कार्यक्रम को विराम दे सकता है। हालांकि यह बात पक्के तौर पर नहीं कही जा सकती, लेकिन असल में चिंता यह है कि ईरान के साथ हुए अमेरिकी समझौते को इजराइल और सऊदी अरब सही दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। अपने स्वाभाविक दुश्मन की नज़दीकी शायद उनको रास न आ रही हो, लेकिन अगर दुनिया परमाणु हथियार से सुरक्षित होने की दिशा में अच्छा कदम आगे बढ़ाती है तो इस पर किसी भी देश को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यह बात इजराइल और सऊदी अरब को आवश्यक रूप से ज़रूर समझना चाहिए। तालिबान और अफ़गानिस्तान वार्ता की सबसे अच्छी चीज़ यह है कि दोनों पक्ष बातचीत करने पर सहमत हो रहे हैं, खासकर यह देखते हुए कि तालिबान बातचीत के लिए नहीं पहचाने जाते हैं। वे हथियार और जंग पर यकीन करते हैं। एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह कामयाबी छोटी नहीं है। ऐसा अनुमान के तौर पर कहा जा रहा है कि तालिबान कड़ी शर्तों के साथ बातचीत करने के लिए आने को तैयार हो सकता है। उसकी अहम दिलचस्पी यह है कि अमेरिकी फौज पूरी तरह से बाहर हो जाए। अफ़गानिस्तान में अमेरिकी दखल का पूरी तरह बंद होना ऐसा मामला है जो करार के बाद ही हो पाएगा, न कि समझौते से पहले या इसके दौरान। चीन और पाकिस्तान भारत के पड़ोसी मुल्क हैं, फिर भी दोनों मुल्कों की नीति में खास बदलाव होता नज़र नहीं आ रहा है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों का मकसद यह हो सकता है कि भारत की सीमा में घुसपैठ करना, कुछ ज़मीन हथियाना, जब हरकत खबर बन जाए तो उसका खंडन करना और जब मामला ठंडा पड़ जाए तो नए तरीके से नई सोच के साथ फिर से आक्रमण करना। जहाँ तक चीनी रणनीति का प्रश्न है, वह अचानक ही किसी देश पर आक्रमण करता है। हरदम वायुसेना साथ होती है और जब तक कोई देश समझे कि क्या हुआ, तब तक चीनी सैनिक दुश्मन के 150 सैनिक मारकर कई चौकियों पर कब्जा कर लेते हैं। एक बार जिस जमीन पर चीन का कब्जा हो गया, वह उसको अपनी मानने लगता है। अगर 1947 में
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र संघ में न भेजा गया होता तो यह समस्या काफ़ी समय पहले ही निपट चुकी होती है और आज कश्मीर में अमन और शांति बहाल हो सकती थी।